नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाड़ी में। और आज हम देख रहे हैं यूपी टेट 2021 के प्रश्न पत्रों का अभ्यास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हमारी जो सीरीज है ये हमारी पीवाईक्यू वाली सीरीज है और इसमें हम पिछले वर्ष के सीटेट या यूपी टेट में आए हुए प्रश्नों का अभ्यास देखते हैं। तो आज हम लोग लेके आए हैं यूपी टेट 2021 में जो पेपर हुआ, सामाजिक अध्ययन का जो सेक्शन है, जो 6 से 8 में पूछा गया है, उसके प्रश्नों का अभ्यास देखेंगे, विश्लेषण देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार से हम उनका उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और अगर ये वीडियो आप अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करिए जो यूपी टेट या सीटेट या किसी अन्य टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। पहला प्रश्न क्या है? भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। ऑप्शन ए है झारखंड में, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा। तो भिलाई इस्पात कारखाना ये हमारा स्थित है छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। इसकी स्थापना सन 1955 में रूस के सहयोग से की गई। इसकी स्थापना कब की गई? रूस के सहयोग से सन 1955 में की गई। कहाँ की गई? छत्तीसगढ़ में। तो भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक। इसके अतिरिक्त रूस के सहयोग से एक और इस्पात कारखाने की स्थापना की गई जिसे हम बोलते हैं बोकारो इस्पात कारखाना। बोकारो, और ये कहाँ है? ये हमारा है झारखंड में। तो याद रखेंगे, बोकारो जो इस्पात कारखाना है ये झारखंड में है, जबकि भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक। इसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित सेलों में से कौन सी अवसादी सेल का उदाहरण है? अवसादी सेल जिसे हम चट्टाने बोलते हैं, अर्थात कौन सी हमारी अवसादी चट्टाने हैं? तो देखिए, चट्टाने जो होती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। चट्टाने कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहला हमारा आग्नेय चट्टाने है। आग्नेय चट्टाने। दूसरा हमारा है अवसादी चट्टाने और तीसरा है रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने। रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने। ये हमारी जो है पीवाईक्यू की सेक्शन है, पीवाईक्यू की सीरीज है, जिसमें हम टॉपिक को बहुत ज़्यादा ना पढ़ के हम प्रश्नों का अभ्यास देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो और अगर आपको टॉपिक को पढ़ना है तो हमारी जो क्लासेज हैं रेगुलर, उसमें आप बने रहिए और उसको लगातार देखिए। प्लेलिस्ट भी आपको हमारे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल पर आपको सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से एक एक करके सारे टॉपिक को देख सकते हैं। तो चट्टाने हमने बताया कितने प्रकार की? आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने और रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने। 3 प्रकार की होती हैं। तो हमें बताना है कि अवसादी चट्टाने क्या है। अवसादी चट्टाने क्या होती हैं? अवसादी चट्टाने जो होती हैं ये आग्नेय चट्टाने या रूपांतरित जो चट्टाने होती हैं, इनके अपर्दन अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप जो चट्टाने निर्मित होती हैं उन्हें हम बोलते हैं अवसादी चट्टाने। जो आग्नेय चट्टाने होती हैं और जो रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने होती हैं, जब इनका अपर्दन होता है या निक्षेपण होता है तो उसके फलस्वरूप जो चट्टाने निर्मित होती हैं उसी को हम बोलते हैं अवसादी चट्टाने। तो अवसादी चट्टानों का उदाहरण कौन सा है? इसमें से ऑप्शन जो हमारा सी है, सैल जो है ये हमारा अवसादी चट्टान का उदाहरण है। सैल हमारा किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टान का उदाहरण है। जबकि हमारा जो संगमरमर है ये हमारा कौन सा है? ये हमारा कायांतरित चट्टान है। स्लेट ये भी हमारा कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट ये हमारा कैसा चट्टान है? ये हमारा आग्नेय और रूपांतरित दोनों प्रकार के चट्टानों में आता है। ठीक। तो हमारा जो है ग्रेनाइट सामान्यतः जो है हमारा रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है। संगमरमर, स्लेट और ग्रेनाइट ये हमारे अन्य चट्टान है, जबकि सैल जो हमारे हैं ये कौन सी चट्टाने हैं? ये हमारी है अवसादी चट्टाने। ठीक। इसके बाद हमारा जो अब तीसरा प्रश्न है, पुच्छल तारे की दिशा, पुच्छल तारे की दिशा सदैव किस ओर होती है? सदैव होती है। ऑप्शन ए है सूर्य से दूर, ऑप्शन बी है सूर्य की ओर, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्व की ओर और ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व की ओर। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो हमने बताया, हाँ कौन कौन सा बताया था हमने? संगमरमर, तो यहाँ पे देखें, ये जो हमारा ऑप्शन ए है संगमरमर, स्लेट, सैल और ग्रेनाइट, जो हमारा सैल है ये हमारी कौन सी चट्टान है? ये हमारी अवसादी चट्टान है। ठीक। तो अवसादी चट्टानें कैसी होती हैं? अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। तो सैल हमारी कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। जबकि संगमरमर की बात करें
तो संगमरमर हमारा ये हमारा रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है। स्लेट भी हमारी कैसी चट्टान है, स्लेट भी हमारी जो है ये रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है, जबकि ग्रेनाइट जो है ये हमारी कौन सी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। तो सैल हमारे जो है ये औषधि चट्टान है। इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। ऑप्शन ए है सूर्य से दूर, ऑप्शन बी सूर्य की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर। इसको हमने अपने क्लास में भी कराया हुआ है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव किधर होती है। तो पुच्छल तारे की सूर्य की दिशा जो होती है, जो पूंछ की दिशा होती है वो सदैव सूर्य से दूर होती है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पुच्छल तारे हमने बताया था क्या होते हैं, ये धूल बर्फ और जो गैसों के पिंड हैं उसी के छोटे छोटे पिंड, जब उनके पीछे गर्म होकर पीछे इनके गैस के फुहार निकलते हैं तो ये लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं पुच्छल तारा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है। कौन भ्रंश से संबंधित है। तो देखिए भ्रंश क्या होते हैं कि जब जो है भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच जो चट्टान होते हैं वो नीचे की ओर धंस जाते हैं। नीचे की ओर क्या होते हैं, धंस जाते हैं। तो वहां पे जो है भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। इन्हीं भ्रंश घाटियों को जो है जर्मन भाषा में बोलते हैं ग्राबेन। इन्हीं भ्रंश घाटियों को जर्मन भाषा में क्या बोलते हैं, ग्राबेन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन डी, तो ये हमारा किससे संबंधित है, ग्राबेन। ग्राबेन हमारा भ्रंश से संबंधित है। ग्राबेन हमारा क्या है, ग्राबेन हमारा है भ्रंश घाटियां हैं। ये जो है पतली होती हैं, सक्रिय होती हैं और इनकी गहराई काफी अधिक होती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। हमें देखना है कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। अरबिया, अटाकामा, गोबी और कालाहारी। तो उष्णकटिबंधीय अर्थात कौन सा मरुस्थल जो है वो हमारा गर्म नहीं है। इसका मतलब है अरबिया, देखें अरबिया जो है हमारा अरब कंट्री में है, ये हमारा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। अटाकामा ये हमारा दक्षिण अमेरिका में है, ये भी हमारा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। गोबी, गोबी की अगर बात करें तो ये हमारा चीन और मंगोलिया, गोबी कहाँ है, चीन और मंगोलिया में इसका विस्तार है। और ये हमारा जो है कैसा मरुस्थल है, ये हमारा है शीत मरुस्थल है। तो हमें ढूंढना है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, तो गोबी जो है ये हमारा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। जबकि कालाहारी जो है ये भी हमारा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। ये कहाँ पे है, ये हमारा है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। ठीक। तो अरबिया, अटाकामा, कालाहारी ये हमारे जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, जबकि गोबी जो है ये हमारा कैसा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल हमारे कितने भाग हैं, कुल हमारे 12 भाग हैं। और पूरे भारतीय संविधान को हमारे 12 भाग में बांटा गया है, जिसमें से जो भाग 2 है, भाग 2 ये हमारा नागरिकता से संबंधित है, भारतीय नागरिकता से संबंधित है। जो हमारा भाग 1 है ये हमारा संघ और राज्य और उनके क्षेत्रों से संबंधित है। संघ और राज्यों और संघ केंद्र शासित क्षेत्रों से संबंधित है। भाग 3 जो है ये हमारा जो है ये हमारा किससे संबंधित है, ये हमारा संबंधित है मौलिक अधिकार से संबंधित है। और भाग 4 हमारा ये हमारा संबंधित है डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो मौलिक अधिकार से संबंधित कौन सा भाग हो गया, हमारा भाग 3। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। और इस भाग में जो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक का जो अनुच्छेद वो भाग 3 में है और मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया। तो सन 1992 में 2 संविधान संशोधन हुए। सन 1992 में कितने संविधान सन 1992 में 2 संविधान संशोधन हुए, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन में जो है उसमें पंचायती राज की स्थापना की गई, जबकि 74वें संविधान संशोधन में जो है वो नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। दोनों के जो संशोधन है वो कब हुए, सन 1992 में हुए। तो पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन किया गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। अगर नगर पालिका पूछता है तो कौन सा हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन। ठीक। इसके बाद प्रश्न संख्या 8,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हमारा फैक्चुअल प्रश्न कहाँ स्थित है? ये हमारे द हेग में स्थित है। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड। नीदरलैंड द हेग में स्थित है कौन सा न्यायालय? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना कब की गई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई सन 1945 में। ठीक। इसके बाद प्रश्न संख्या 9, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो भारतीय संविधान में जो है 3 प्रकार की सूची दी गई है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की सूचियां हैं? 3 प्रकार की सूची। जो भी हमारे विषय हैं देश से संबंधित, वो 3 प्रकार की सूचियों में दिए गए हैं। एक हमारी है संघ सूची, दूसरी हमारी है राज्य सूची और तीसरी हुई समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय जो होते हैं, इन पर जो नियम बनाते हैं वो कौन बनाता है? केंद्र बनाता है। राज्य सूची के विषय पर जो नियम बनाएगा वो राज्य बनाता है। जबकि जो समवर्ती सूची के विषय होते हैं, इन पर जो नियम बनाता है वो केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, अर्थात दोनों बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची के विषय हमें बताना है कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन यह विषय जो है वो किस सूची में शामिल है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन पर जो नियम है वो केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची, अर्थात ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय किसमें शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो हमने बताया निदेशक सिद्धांत किस भाग में दिए गए हैं? ये दिए गए हैं भाग 4 में दिए गए हैं निदेशक सिद्धांत। तो कौन सा इसमें विदेश नीति से संबंधित है? तो अगर हम देखें अनुच्छेद 49 जो है ये हमारा किससे संबंधित है? ये जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जो राष्ट्रीय महत्व वाले जो स्मारक हैं उनके संरक्षण के लिए ये अनुच्छेद हमारा बनाया गया है। अनुच्छेद 48 जो है ये हमारा है कृषि और पशुपालन के लिए, कृषि और पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 50 ये हमारा संबंधित है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 21 जो है ये हमारा विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। ठीक। तो अनुच्छेद हमारा क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा, जो किससे संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है? तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है? तो देखिए क्या होता है, सामान्यतः अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे अगर हम पहाड़ पर जाते हैं, तो क्या होता है? धीरे धीरे ताप का मान जो होता है वो क्या होता है? कम होता है, अर्थात ताप जो है वो घटता है। लेकिन अगर किसी कारण से ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप का मान भी जो है बढ़ने लगे, अगर ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप का मान भी बढ़ने लगे, तो इस घटना को हम बोलते हैं तापक्रम विलोमता। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? तापक्रम विलोमता। अगर ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप का मान घटता है तो ये जो है हमारा सामान्य सामान्य स्थिति है। अगर ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप का मान भी जो है बढ़ने लगे तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? तापक्रम विलोमता बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, अर्थात ऊंचाई ऊपर जाने पर ताप भी क्या है? बढ़ जाए। ठीक। इसके बाद निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? रिहंद परियोजना से कौन सा जलाशय संबंधित है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर और गोविंद सागर। तो रिहंद परियोजना से संबंधित जो हमारा है जलाशय वो है गोविंद वल्लभ पंत जलाशय या गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये जो है हमारी सोन नदी जो रिहंद परियोजना है, ये उत्तर प्रदेश में जो सोन की प्रसिद्ध घाटी है उसकी सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है। सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है और ये हमारा ये है रिहंद परियोजना। और उसी के पीछे जो हमारी झील है इसी को हम बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये हमारी कैसी झील है? ये हमारी एक कृत्रिम झील है। कैसी झील है? हमारी कृत्रिम झील है और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है।
कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक, तो रिहंद परियोजना से कौन सा जलाशय संबंध है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। यहाँ पे एक सागर का नाम है गोविंद सागर, ये हमारा है भाखड़ा नागल बांध के पीछे जो झील बनी हुई है, भाखड़ा नागल बांध के पीछे जो झील बनी है वो झील हमारी कौन सी है? गोविंद सागर झील है। भाखड़ा नागल बांध पर, भाखड़ा नागल बांध पर जो झील बनी है वो हमारा गोविंद सागर झील है, जबकि रिहंद परियोजना में जो झील बनी है वो कैसा है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा दर्रा से। सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा, सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिपकीला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा है, हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा है, पर्वतीय दर्रा है। दर्रा क्या होता है? हमने बताया कि दर्रा जो होता है वो आने जाने का एक रास्ता होता है पहाड़ों के बीच। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को किससे जोड़ता है? तिब्बत से, जो चीन ऑक्यूपाइड जो तिब्बत है उसको जोड़ने का रास्ता, अर्थात शिमला से तिब्बत जाने वाला जो रास्ता है वो कौन सा दर्रा है? सिपकीला दर्रा। ठीक, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन, ये हमारा पेडागाजी शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है। सामाजिक अध्ययन में सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का, शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण तकनीक का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखें ये प्रश्न जो है इसका जो ऑप्शन है इसमें अगर देखें तो सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को जो है वो शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्यों का भी ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण तकनीक का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें जो है यहाँ पे जो नन ऑफ दीज है ये हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, अर्थात जो सामाजिक अध्ययन के अध्यापक हैं उनको इन चारों विषयों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, चारों मेथड का ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न संख्या 15, भूगोल शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है? मानचित्र, कैलेंडर, फ्लैश कार्ड, बैरोमीटर। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि जब भी हम भूगोल को पढ़ते हैं तो उसके लिए हमारे लिए सबसे सहायक सामग्री क्या है? मैप है। बिना मैप के हम भूगोल नहीं पढ़ सकते। इसके बाद हमारा है जो एंशिएंट हिस्ट्री से आया हुआ प्रश्न है अष्टाध्यायी के लेखक थे। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि थे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन? पाणिनि। तो कुछ लेखक का नाम जो है याद कर लेंगे। तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। वेदव्यास, वेदव्यास ने क्या लिखा था? वेदव्यास ने लिखा था महाभारत। सुखदेव, सुखदेव की जो रचना है वो है श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण। और वाल्मीकि की रचना जानते हैं ये क्या है? रामायण। ठीक, तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो गए? पाणिनि हो गए। ठीक, प्रश्न संख्या 17, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो कुल 4 बौद्ध संगीत हुए थे। कितने बौद्ध संगीत हुए थे? कुल 4 बौद्ध संगीत हुए थे, जिसमें से जो पहला है बौद्ध संगीत ये हुआ था अजात शत्रु के शासन काल में, अजात शत्रु के शासन काल में। दूसरा जो हुआ था बौद्ध संगीत वो हुआ था कालाशोक के शासन काल में। तीसरा जो हुआ था ये हुआ था हमारा अशोक के शासन काल में। और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी हमारे कनिष्क के शासन काल में। ठीक, तो ये 4 बौद्ध संगीत हुए थे। अजातशत्रु ये पहला जो हुआ था वो हुआ था राजगृह में, अजातशत्रु के शासन काल में। दूसरा जो कालाशोक के शासन काल में हुआ था ये हुआ था वैशाली में। तीसरा अशोक के शासन काल में जो हुआ ये हुआ पाटलिपुत्र में। और चौथा कनिष्क के शासन काल में जो हुआ था ये हुआ था कश्मीर में। तो कुल 4 बौद्ध संगीत हुए थे, इनको याद कर लेंगे, ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुआ था? कालाशोक के शासन काल में हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर पूछ लेता कहाँ हुआ था तो वैशाली में हुआ था। तो ये याद कर लेंगे, ये पॉइंट नोट कर लेंगे। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया। तो इबादत खाना कहाँ बना है? इबादत खाना हमारा बना है फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने जो इबादत खाना बनवाया वो कहाँ बनवाया? फतेहपुर सीकरी में, जो कि आगरा के समीप है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अन्य जो निर्माण है उनको भी याद कर लेंगे, जैसे ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। जो दिल्ली का लाल किला है वो भी किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। और जो हमारा सिकंदरा का अकबर का मकबरा है इसको किसने बनाया? जहांगीर ने बनवाया। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना जो है सन 1875 में किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, आर्य समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, ये हमारे कुछ समाज सुधारक थे, इनको जरूर पढ़ लेंगे, हिस्ट्री में है।
तो आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऐसे ही हमारे कुछ और समाज हैं, जैसे हमारा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1828 में किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने की थी। ऐसे ही हमारा एक सत्य शोधक समाज है। सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना सन 1873 में की थी ज्योतिबा फुले। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। इसके अतिरिक्त जो है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना किसने की थी? सन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ और भी हैं, जैसे गदर पार्टी हो गया, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना 1813 में, सॉरी 1913 में, 1913 में किसने की थी? लाला हरदयाल। ये तो हमारी स्वतंत्रता से संबंधित पार्टी थी। स्वराज पार्टी, ये भी हमारी स्वतंत्रता से संबंधित पार्टी थी, जो कि जिसकी स्थापना 1923 में जो मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, इन्होंने की थी। तो ऐसे अन्य भी जो है जो समाज है, जो पार्टियां हैं, उनकी स्थापना हम क्लासेस में देखेंगे। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं, कह रहा है कि कौन जो है वो काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। काकोरी कांड ये क्या है? 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक गांव के पास जो है ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने जो क्रांतिकारियों द्वारा जो लूट की गई, जो ट्रेन को लूट लिया गया, उसी को हम बोलते हैं काकोरी कांड। काकोरी कांड, ठीक। तो इससे संबंधित कौन नहीं है? तो इसमें जो शामिल थे वो थे राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, जबकि सूरसेन जो है ये काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। सूरसेन जो है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो सूरसेन किससे संबंधित है? सूरसेन जो है, जो चटगांव में जो शस्त्रागार लूट हुआ था, चटगांव में जो शस्त्रागार लूट कब हुआ था? 1930 में, तो उससे संबंधित है सूरसेन जो है। इनको हम मास्टर दा भी बोलते हैं, इन्हें हम मास्टर दा भी कहते हैं, ठीक। तो ये हमारे अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम प्रबल जो है क्रांतिकारी आंदोलन थे, और चटगांव शस्त्रागार लूट में इनकी भागीदारी थी सूरसेन। तो ये हमारे काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 21, निम्नांकित में से कौन से शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, विश्व का राजनीतिक मानचित्र, ग्लोब, इनमें से कोई नहीं। तो महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? प्राकृतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। इसके अतिरिक्त हमारा सही, सबसे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्लोब हो जाएगा। ग्लोब पे जो है हम महाद्वीपों के अनुपातिक जो क्षेत्र और आकार है कि कौन किस अनुपात में है, कौन बड़ा कौन छोटा, तो उसके लिए सबसे जो सर्वाधिक उपयुक्त है वो कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री है? वो हमारा है ग्लोब। इसके बाद भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है वार्तालाप विधि, भ्रमण विधि, कहानी विधि, इनमें से कोई नहीं। तो भ्रमण विधि जो है ये हमारी जो है भूगोल शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। भ्रमण द्वारा भूगोल को आसानी से सीखा जा सकता है। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रूढ़ चिन्हों से, रेखा चित्रों से, वर्णमाला के अक्षरों से, थीमेटिक मानचित्रों से। तो जो मानचित्र होते हैं उनको समझने के लिए कुछ रूढ़ चिन्ह होते हैं। रूढ़ चिन्ह क्या होते हैं? जैसे मानचित्रों में, जैसे कि सड़क के किनारे जो साइन बोर्ड लगे होते हैं उसमें अलग अलग चिन्ह बने होते हैं, उन चिन्हों की सहायता से हम उनको समझ सकते हैं। वैसे ही मानचित्रों को भी समझने के लिए कुछ हमारे रूढ़ चिन्ह होते हैं, पर्वत को दर्शाने के लिए, नदियों को दर्शाने के लिए, आदि चीजों को दर्शाने के लिए उन चिन्हों का उपयोग किया जाता है। तो सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है किसकी सहायता से? रूढ़ चिन्हों की सहायता से। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर उसके बाद यू आकार की घाटी का निर्माण होता है किसके द्वारा? यू आकार की घाटी, हमने बताया कि भ्रंश घाटियां, वैसे ही जो है जो भ्रंश घाटियां होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, जैसे यू आकार की और वी आकार की। तो यू आकार की जो घाटी होती है, जिसका आकार यू आकार का होता है, इसका जो निर्माण होता है वो होता है हिमनदी द्वारा। जो ग्लेशियर होते हैं, क्योंकि ये इनका कटाव काफी अधिक होता है, इसलिए इसके द्वारा जो भ्रंश निर्मित होते हैं, जो घाटियां निर्मित होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं यू आकार की घाटियां, ठीक। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, फैक्चुअल प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी?
तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया, एकदम फैक्चुअल प्रश्न है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अकबर ने जो है वो दीन इलाही की स्थापना की थी। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कब की थी? 1582 ईस्वी में की थी। यह जो है दीन इलाही क्या करता था कि जो विभिन्न धर्मों के बीच मतभेद है उसकी खाई को भरने के लिए इसको स्थापित किया गया था। यहाँ पे जो है दीन इलाही इसकी स्थापना क्या है? कभी कभी पूछ लिया जाता है दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी। ठीक। वेनसांग, वेनसांग, वेनसांग नहीं, ये है वेनसांग। ठीक, इसका नाम है वेनसांग। वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो वेनसाल जो है वो लगभग 629 से 645 ईस्वी के बीच भारत में रहा। और इस बीच जो भारत का शासन था वो किसके अंतर्गत था? वो था हर्षवर्धन के अंतर्गत। तो वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कब आया था? 629 से 645 के बीच। वो नालंदा विश्वविद्यालय में, जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार में, इसमें अध्ययन करने के लिए और बौद्ध धर्म के ग्रंथों को एकत्रित करने के लिए आया हुआ था। तो वेनसांग, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में से कलंदर किसे कहा जाता है या कलंदर कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाबर। बाबर जो है इसका जन्म लगभग 1483 ईस्वी में हुआ था। और भारत में जो मुगल वंश की स्थापना की थी, मुगल वंश की स्थापना वो बाबर ने ही की थी। और बाबर ने ही सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किया था। तो इसे क्या कहा जाता है? बाबर को ही हम कलंदर की उपाधि देते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो हम जानते हैं कि सन 1905 में 19 जुलाई 19 जुलाई 19 जुलाई को 1905 में जो कर्जन था, लॉर्ड कर्जन, उसने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। तो बंगाल के विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और इस विभाजन को कब रद्द किया गया? सन 1911 में रद्द किया गया। किसके द्वारा? हार्डिंग द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा सन 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कैनिंग के समय की महत्वपूर्ण घटना क्या है? कैनिंग के समय की महत्वपूर्ण घटना है 1857 की क्रांति। लॉर्ड कैनिंग के समय ही जो है 1857 की क्रांति हुई थी। लॉर्ड मिंटो, इनको हम जानते हैं किसके लिए? जो हमारा मार्ले मिंटो सुधार है। मार्ले मिंटो सुधार में हम पढ़ते हैं लॉर्ड मिंटो को। जो हमारा 1909 का अधिनियम है वो इन्हीं के शासनकाल में आया हुआ था। जबकि जो लॉर्ड मेयो है, इनके शासनकाल में सबसे पहले जो है जनगणना हुई थी। जो प्रथम जनगणना वो किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। इसके बाद अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें से जो हमारे कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं क्रांति के, उसमें जगदीशपुर, बैरकपुर, अवध, भिठूर, दिल्ली आदि में, उसमें जो नेतृत्व करता थे, तो उसमें पूछ रहा है कि कुंवर सिंह आखिर किस राज्य के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह ने भी नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था जगदीशपुर से। जो हमारी 58-57 की क्रांति है उसमें कुंवर सिंह ने कहां से नेतृत्व किया? जगदीशपुर से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। जबकि बैरकपुर से हम जानते हैं कि बैरकपुर से कौन सी घटना? जो हमारे मंगल पांडे ने इस नेतृत्व की शुरुआत की थी। मंगल पांडे ने 1857 के क्रांति के पहले जो मतलब घटना हुई 29 मार्च 1857 को, उसमें जो है मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था। और तभी से यह 1857 की क्रांति हुई। तो बैरकपुर से मंगल पांडे, अवध से जो है बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का। और भिठूर से जो है नाना साहेब। तो कुंवर सिंह किस राज्य का जमींदार थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर राज्य के जमींदार थे। और वहीं से इन्होंने 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किया था। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, कुछ हमारे संगीत से प्रश्न आए हुए हैं। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में कुल 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर होते हैं। इसका मतलब है
कुल कितने हो जाएंगे? 7 5 12। तो हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुपद। ध्रुपद के साथ जो है वो चार ताल का प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद जो है वो हिंदुस्तानी संगीत के सबसे पुराने और भव्य रूपों में से एक है। अकबर के शासनकाल में जो है तानसेन और बैजू बावरा से लेकर राजा मानसिंह तोमर के दरबार तक ध्रुपद गाने गाए जाते थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? इनमें कौन सा तबला वादक नहीं है? तो जाकिर हुसैन भी तबला वादक हैं, पंडित किशन महाराज ये भी एक प्रसिद्ध तबला वादक है, और अहमद जान थिरकवा ये भी तबला वादक है। तो रामदास शर्मा जो हैं ये एक प्रकार के पोएट हैं, ये पोएट हैं, लेखक हैं। तो ये जो हमारे हैं ये तबला वादक नहीं है, ये क्या है? हमारे पोएट हैं, और ये अनुवादक भी हैं, साथ ही साथ ये क्या है? अनुवादक। तो याद रखेंगे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रथम राष्ट्रीय खेल जिसे भारत का ओलंपिक खेल भी कहते हैं, ये कहाँ आयोजित हुआ? तो प्रथम राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया मुंबई में। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। सन 1940 में मुंबई में प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न हमारा, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? तो यह जो वाक्य है ये है स्वामी विवेकानंद का। ये वाक्य किसका है? स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, केंद्रीय बीज की संतति है। तो जो प्रजनक बीज होता है यही जो है हमारा केंद्रीय बीज की संतति है। जो हमारा प्रजनक बीज है ये क्या है? जो हमारा प्रजनक बीज है ये किसकी संतति है? ये केंद्रीय बीज की संतति है। जबकि जो हमारा आधार बीज है ये प्रजनक बीज की संतति होती है। आधारी बीज क्या है? ये प्रजनक बीज की संतति होती है। और प्रमाणित बीज जो है ये आधार बीज से द्विगुणन करके जो है प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। तो केंद्रीय बीज की संतति, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो हमारा ब्रीडर सीड है, प्रजनक बीज है, ये हमारी केंद्रीय बीज की संतति। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ये हमारा फैक्ट वाला प्रश्न है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान तो ये हमारा स्थित है ऑप्शन डी, लखनऊ में। ऑप्शन डी हमारा लखनऊ में। तो भारत के जो हमारे कुछ प्रमुख संस्थान हैं जो कि कृषि से संबंधित हैं उनको जरूर याद कर लेंगे। तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ऐसे ही हमारा जो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा स्थित है नई दिल्ली में। जो हमारा इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा है पणजी में। इसके अतिरिक्त हैदराबाद में हमारा है राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान ये हमारा कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक, तो ये हमारे कुछ संस्थान है। इसके अतिरिक्त अन्य भी संस्थान है, आपको जो है हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएंगे आपको ये पीडीएफ, वहां से आप देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न है, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? मार्मलेड जो बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? तो मार्मलेड क्या है? मार्मलेड जो है एक प्रकार का जेली होता है। मार्मलेड क्या है? एक प्रकार का जेली है। और ये किससे बनाया जाता है? ये ऑप्शन बी, माल्टा। माल्टा जो है एक प्रकार की नींबू की प्रजाति, माल्टा नींबू प्रजाति का एक फल है। माल्टा क्या है? जैसे नींबू। मार्मलेड जो है संतरे से भी बनाया जाता है। ये हमारा माल्टा जो है ये क्या है? नींबू की एक प्रजाति है। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। तो हमने बताया कि कुछ संस्थानों के नाम जो है वो याद कर लेंगे। तो ये हमारा संस्थान कहाँ है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान हमारा है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। इसके बाद जेली बनाने में किस परिरक्षक, जो हमारा प्रिजर्वेटिव होता है, जेली बनाने में किस प्रिजर्वेटिव का उपयोग किया जाता है जिससे कि वह जेली हमारा खराब ना हो? तो
चीनी का जो हमारा शुगर होता है, शर्करा होता है, उसका उपयोग हम जेली, जैम आदि बनाने में करते हैं। तो शर्करा जो है, जो हमारे जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करता है, जिससे वो जो हमारा जेली है वो हमारा जल्दी खराब नहीं होता। इसके बाद है 41, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में सन 1952, 2 अक्टूबर सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद भारत में उच्चतम न्यायालय के संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत, तो ये बहुत ही हमारा फेमस केस था, केशवानंद भारती का केस। केशवानंद भारती के केस में जो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान के बुनियादी ढांचे अर्थात मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था, किसमें दिया था? केशवानंद भारती के केस में। ये कब हुआ था केशवानंद भारती का केस? सन 1973 में। इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 43, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति देता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जब जो हमारा विधान परिषद है, जब हमारा विधान परिषद जो है कोई भी विधेयक राज्यपाल के पास भेजता है, तो राज्यपाल जो है उस विधेयक को या तो स्वीकृत दे सकता है, या तो अपने पास रख सकता है, या तो राष्ट्रपति के लिए स्वीकृत के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल को मिलती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, उसमें कौन कौन से सदस्य अर्थात कितने सदस्य होते हैं? तो जो संसद के दोनों सदन है, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा के जो सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा में सभी सदस्य का मतलब है जो हमारे निर्वाचित हैं, जो मनोनीत हैं। सभी प्रकार के जो सदस्य हैं लोकसभा, राज्यसभा, उनके द्वारा हम किसका निर्वाचन करते हैं? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य, दक्षेस का मतलब है सार्क, जो सार्क कंट्री, तो कौन सा देश जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क में कुल 8 देश हैं। कौन कौन से? सार्क में कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं, जो हमारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इधर हमारा हो गया भारत तो है ही है, फिर इसके बाद हमारा मालदीव, और फिर हमारा हो गया श्रीलंका, और भारत का पड़ोसी पाकिस्तान। तो ये 8 देश जो हैं वो सार्क के सदस्य हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान, अर्थात भारत और भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं वो सब किसके सदस्य हैं? सार्क के सदस्य हैं। ठीक। तो कौन सा सदस्य नहीं है? नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, जापान जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। केसर प्राप्त किया जाता है, जो केसर होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? पत्ती से, कलिका से, पुष्पवर्तिका से या बाह्य दलपुंज से? तो केसर जो है वो किससे होता है? जो फूल की पत्तियां होती हैं उससे प्राप्त किया जाता है केसर। केसर क्या है? फूल की पत्तियों से, फूल की वर्तिका से प्राप्त किया जाता है। ठीक। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? मानव शरीर में कुल 24, 12 जोड़ी, 12 जोड़ी, अर्थात जो हमारा वक्ष होता है उसके दोनों ओर 12-12 पसलियां होती हैं। तो कुल 12 जोड़ी पसलियां अर्थात 24 पसलियां होती हैं। इसके बाद टीएबी, 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 टीएबी का जो टीका होता है ये किस रोग से बचाव के लिए होता है? तो टीएबी का जो टीका है वो मियादी बुखार जो होता है, जो टाइफाइड जिसको हम बोलते हैं टाइफाइड, उसके रोग से उपचार के लिए होता है। तो जो टाइफाइड से उपचार के लिए या बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? टीएबी का टीका लगाया जाता है। इसी को हम बोलते हैं मियादी बुखार। इसके बाद प्रश्न संख्या 49, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 21 जून को हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही कुछ दिवस याद कर लेंगे, जैसे हमारा प्रवासी दिवस हो गया, जो कि बहुत पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। ऐसे हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस
कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के याद में। और हमारा जो युवा दिवस है, युवा दिवस, विश्व युवा दिवस, ये हमारा 12 अगस्त को। ऐसे हमारे कुछ दिवस और हैं, उसको याद कर लेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। किन वस्त्रों के गोंद के कलफ का उपयोग होता है? किन वस्त्रों में गोंद के कलफ? तो रेशमी जो वस्त्र होते हैं उनमें हम किसका उपयोग करते हैं? गोंद के कलफ का उपयोग करते हैं। इसमें रेशम से जो है वस्त्र बनाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं? ये प्रोटीन रेशे होते हैं जो माइक्रोब्रोइन होता है। इसमें मुख्यतः क्या होता है? फाइब्रोइन होता है। क्या होता है? फाइब्रोइन होता है। तो जो गोंद के कलफ का उपयोग किसमें करते हैं? रेशमी वस्त्रों में करते हैं। और हम जानते हैं कि रेशा जो है वो किससे बनाया जाता है? शहतूत के पत्ते पर जो कीड़े कीड़े होते हैं उनके लार्वा से जो है रेशम बनाया जाता है, रेशम का निर्माण किया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 51, खेल दिवस। हमने अभी बताया है खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। तो दो प्रश्न हमारे किससे आए हुए हैं? दिवस से आए हुए हैं। तो इसको जरूर याद कर लेंगे। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ऐसे हमारा पृथ्वी दिवस, कुछ यहाँ पे दिवस हम देख ही लेते हैं। पृथ्वी दिवस हमारा कब? 22 अप्रैल को। इसके बाद हमारा जो है जनसंख्या दिवस, ये हमारा 11 जुलाई को। ऐसे हमारा ओजोन ओजोन भी बहुत जरूरी है। ओजोन संरक्षण दिवस, ये हमारा है 16 सितंबर को। विश्व युवा दिवस हमने बताया है। पर्यावरण दिवस सभी लोग जानते हैं, पर्यावरण दिवस 5 जून को। तो ये कुछ दिवस हैं, इसको याद कर लेंगे। बाल दिवस 14 अगस्त, आज ही है। इसके अतिरिक्त इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? तो योग दर्शन के जो लेखक हैं वो हैं महर्षि पतंजलि। इन्होंने ही योग की शुरुआत सबसे पहले की थी। तो महर्षि पतंजलि जो है ये योग दर्शन के लेखक है। ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 53, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? जीन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है और यह मक्का से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? मक्का से संबंधित होता है। तो याद रखेंगे कुछ प्रोटीन है, किससे संबंधित है? ये हमारा कृषि से संबंधित प्रश्न है। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य? दुकाजी उद्देश्य का मतलब है डुअल पर्पज जिसका हो, जिसका हम दूध के अतिरिक्त अन्य कामों में भी उपयोग करते हैं। अर्थात गाय की वो नस्ल या ऐसी गाय जिसका हम दूध के साथ साथ अन्य उद्देश्यों के लिए भी उसका उपयोग करते हैं। तो दुकाजी उद्देश्य कौन सी गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? तो गाय की जो है थारपाकर जो नस्ल है, गाय की जो थारपाकर नस्ल है, ये दुकाजी उद्देश्य की है। इसकी उत्पत्ति जो है मालाड़ी से। कहाँ से? मालाड़ी। इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा कौन सा हुआ था? 54। इसके बाद हमारा 55। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र। देखिए जलवायु क्षेत्र अलग है और कृषि जलवायु क्षेत्र अलग है। तो हमें देखना है कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो एसएसटी में हमारा कृषि के अंतर्गत ये प्रश्न है। तो भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? कुल 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन हमारा देखें तो ऑप्शन बी, आनंद के कुमार स्वामी या आनंद कुमार स्वामी जो है ये राजपूत पेंटिंग के लेखक है। राज, राजपूत पेंटिंग के लेखक है। इसमें जो है राजपूत पेंटिंग में जो पहाड़ी चित्र शैली है इसको भी शामिल किया गया है और इसके अंतर्गत जो राजस्थान की चित्रकला है इसको स्वीकार किया गया है, क्योंकि राजपूत जो है घराना वो कहाँ है? राजस्थान से संबंधित है। इसके बाद लोक कला का संबंध, लोक कला जो है वो हमारी क्या है? क्षेत्रीय कला से संबंधित है। लोक कला क्या होती है? अर्थात जो लोकल कला है, जो क्षेत्रीय कला है, वो हमारा क्या है? लोक कला है। तो लोक कला का संबंध किससे? क्षेत्रीय कला से। ज्यामिति डिजाइन कहते हैं, किसे कहते हैं? तो ज्यामिति आकारों से बनी हुई आकृति क्या होती है? ज्यामिति डिजाइन होती है। ये भी बहुत हमारा सामान्य सा प्रश्न है। इसके बाद एरण, एरण का संबंध किस राज्य से? एरण का संबंध किस राज्य से है? तो एरण हमारा क्या है? एक लोक चित्रकला है। ये क्या है? एक हमारी लोक चित्रकला है।
इसका संबंध जो है, इसका संबंध उत्तराखंड से है। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे त्योहार होते हैं वहाँ पे इस प्रकार की चित्रकला जो बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं एरण। इसमें जो है लाल मिट्टी के फर्श पर जो है या सफ़ेद दीवार पर जो है जो चावल का घोल होता है उससे बनाया जाता है चित्र। जो हमारी दीवारें होती हैं जो मिट्टी की बनी होती हैं या जो सफ़ेद दीवार होती है उस पर किससे बनाते हैं, जो चावल के घोल होते हैं उसी से हम इस चित्र को बनाते हैं। तो ये हमारा क्या है, एरण क्या है, एक प्रकार की लोक चित्रकला है। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है, श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है। तो श्रुतियाँ किससे संबंधित है, जो हमारा संगीत है, जो हमारा हिंदुस्तानी संगीत है उससे संबंधित है। और श्रुतियों की कुल संख्या 22 मानी गई है। श्रुतियों की कुल संख्या कितनी है, 22 मानी गई है। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जो छोटा से छोटा नाद होता है जो कि कानों से स्पष्ट सुनाई दे उसी को हम बोलते हैं श्रुति। श्रुति मतलब जो हमारा संगीत है उसकी जो सबसे छोटी ध्वनि है, जो सबसे छोटी नाद है उसी को हम बोलते हैं श्रुति बोलते हैं। श्रुतियों की कुल संख्या कितनी है, 22 है। तो ये थे हमारे एसएसटी अर्थात सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न। ठीक, जो कि कौन सा पेपर है, किस ईयर का है, 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 23 जनवरी 2022 को पेपर हुआ था। तो ये सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत प्रश्नों का विश्लेषण था। कितने प्रश्न आते हैं, 60 प्रश्न सामाजिक अध्ययन से पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।